हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आनंद कोचिंग कैंपस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो बताइए, क्या हाल चाल है? सब ठीक? चलिए, एक बार चेक कर लीजिए सब कोई, ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। ठीक ना? चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे भूमि संसाधन के विषय में पढ़ेंगे, ठीक ना। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे बैकग्राउंड में कि हमारा है भूमि संसाधन। जो हम पिछले क्लास में कवर किए थे संसाधन, संसाधन के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़े थे और उनके विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण पढ़े थे कि संसाधन है क्या। तो संसाधन का परिभाषा जाने, फिर जाने संसाधन तीन प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानवकृत संसाधन या मानव निर्मित संसाधन, और फिर तीसरा पढ़े थे हम लोग मानव संसाधन। स्वयं मानव भी अपने आप में क्या है? संसाधन। फिर हम उसके अलग अलग आधार पर वर्गीकरण पढ़े थे। प्राकृतिक संसाधन के वर्गीकरण पढ़े थे जिसमें था सबसे पहले आपके उत्पत्ति के आधार पर, फिर था उपयोगिता के आधार पर, फिर था स्वामित्व के आधार पर, फिर था विकास के आधार पर। अलग अलग आधार पर पढ़े। फिर हम पढ़े संसाधन नियोजन, फिर पढ़े संसाधन संरक्षण, और फिर उससे जो प्रश्न आए थे एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट, वो प्रश्न किए हुए थे। तो हम लोग बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए आगे की ओर, जानते हैं ये भूमि संसाधन है क्या। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पिक्चर में कि ये जो आपका ब्लू कलर का जो दिख रहा है भाग, ब्लू कलर वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, वो ब्लू कलर वाला हिस्सा है आपका जलीय भाग। ये सब जो इलाका आप देख पा रहे हैं ये जलीय भाग है। बाकी जो ग्रीन ग्रीन हरा देख रहे हैं, पहाड़ पठार मैदान जंगल, ये पूरा ऊपर से सैटेलाइट जैसा तस्वीर है जो भूमि को दिखा रहा है, जमीन को दिखा रहा है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, यहाँ पर कुछ शहर बसे हुए हैं, नदी बह रही है, बड़े बड़े हाईवेज हैं, रेलवे ट्रैक है, फैक्ट्री लगा हुआ है, इंडस्ट्री लगा हुआ है, कहीं पे खनन हो रहा है, कहीं बड़े बड़े जंगल है, कहीं बड़े बड़े पठार है, तो कहीं पे ये देख रहे हैं ना, क्या है ये? बांध है, फिर इस तरीके से जंगल है। तो ये भूमि, तो जानते हैं भूमि संसाधन है क्या। इसके पहले परिभाषा को समझते हैं, भूमि संसाधन का मतलब क्या होता है। देखिए, भूमि संसाधन क्या है? भूमि संसाधन तो भूमि एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। इसका मतलब क्या है? तो भूमि संसाधन से तात्पर्य है, भूमि संसाधन से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है मतलब इसका मतलब क्या है? तो पृथ्वी के उस सतह से है जिसका उपयोग मानव विभिन्न मानव विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। मानव अलग अलग कामों के लिए करते हैं। तो पृथ्वी का वह सतह जिसका उपयोग मानव अपने उपयोग में लाते हैं या कार्य में लाते हैं, उस सतह को, उस हिस्सा को, पृथ्वी के उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं या भूमि संसाधन कहते हैं। तो पृथ्वी पर जो ठोस भाग है, जो कठोर हिस्सा है, वह आपका क्या है? भूमि है। हमारा जो पृथ्वी है, टोटल पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो है जल है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या है? जल है। क्या बात कर रहे थे हम? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या है? जल है। क्या हो रहा है भाई? सबसे अधिक मात्रा में जल है और भूमि की मात्रा जो है बहुत ही कम है। जल की मात्रा जो है 71% है, 71% है, जबकि भूमि की मात्रा जो है केवल 29% है। तो भूमि जो है कम है पृथ्वी पर अपेक्षा जल की, लेकिन सबसे अधिकतर जो क्रियाकलाप होते हैं हमारे भूमि पर ही होते हैं। तो भूमि संसाधन पृथ्वी का वह सतह है जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है। कौन कौन से कार्यों के लिए करता है? तो कृषि के लिए करता है, उद्योग के रूप में करता है, फिर आवास, इस पर अपना निवास स्थान बनाता है, परिवहन, एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए सड़क बनाता है, उस पर फिर विभिन्न प्रकार के वाहन को चलाते हैं। फिर वन जो है, वन का जो विकास है भूमि के ही ऊपर हुआ है। तो इस प्रकार से भूमि संसाधन का मतलब क्या हुआ? तो पृथ्वी पर जो सतह है जिसका उपयोग मानव अपने कार्यों के लिए करते हैं, वह भूमि संसाधन कहलाता है। जिसका जिस पृथ्वी के सतह को मानव अपने उपयोग के लिए करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? भूमि संसाधन। आ रही है बात समझ में सबको? चलिए,
आगे बढ़ते हैं। अब है भूमि संसाधन का भौतिक स्वरूप। जिस भूमि की हम बात कर रहे हैं, जिस जमीन वाले हिस्से की हम बात कर रहे हैं, उसका स्वरूप कैसा है, उसका रूप कैसा है, वो दिखता कैसा है। तो भूमि का जो स्वरूप है उसके 6 स्वरूप हैं। क्या है? 6 स्वरूप हैं। उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वो 6 स्वरूप से पहले कि भूमि संसाधन का भौतिक स्वरूप पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली विभिन्न प्राकृतिक बनावटों को दर्शाता है। यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो बना हुआ विभिन्न प्रकार के जो संरचना है, बनावट है, भौतिक स्वरूप मतलब जो बाहर से हमको दिखता है, उसी की बात हो रही है। तो भूमि संसाधन का भौतिक स्वरूप जो पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की आकृति है। कहीं पे देखिएगा तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं देखिएगा तो नदी का रास्ता बना हुआ है, कहीं देखिएगा तो प्लेन भूमि है दूर दूर तक, कहीं देखिएगा पठार ही पठार है, कहीं देखिएगा रेत ही रेत है, पूरा मरुस्थल ही मरुस्थल। तो ये क्या है? ये भूमि के स्वरूप है, ये उनका रूप है। इसी को कहा गया है भूमि संसाधन का भौतिक स्वरूप। तो इसके अंतर्गत यानी कि भूमि के स्वरूप के अंतर्गत, भौतिक स्वरूप के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो आपका पर्वत आता है, पठार आता है, मैदान आता है, मरुस्थल आता है, विभिन्न प्रकार की घाटियां, पहाड़ के ऊपर जो छोटी छोटी घाटी बना रहता है ना, छोटी जैसा, उसको घाटियां कहते हैं। इसके अलावा तटीय क्षेत्र, जो जमीन पर समुद्र के किनारे या कोई तालाब या कह लीजिए कोई झील के किनारे वाला जो इलाका होता है, तट जो होता है, उसको कहते हैं तटीय क्षेत्र। ये सब जो है जमीन के स्वरूप हैं। पर्वतीय क्षेत्र वन, खनिज और जल स्रोतों के लिए उपयोगी होते हैं। पठार खनिज संसाधनों के भंडार माने जाते हैं। आपका जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे वन होता है, उसी के सतह में खनिज भी पाया जाता है, और जल स्रोत, बड़े बड़े नदियां जो है पहाड़ों से निकलती हैं, इसलिए जल का स्रोत भी माना गया है। साथ ही पठारी इलाका जो है जहाँ पर संसाधन का भंडार, खास के खनिजों का भंडार होता है। अब कहोगे सर ये पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है? तो ये हमारा जमीन का ये स्वरूप है। और जो ऊंचा भूमि होता है, जो ऊंचा भूमि होता है लेकिन जिसका शिखर जो है नुकीला होता है, इस प्रकार से चोटी देखोगे इस प्रकार से नुकीला होता है, उसे हम कहते हैं पर्वत या फिर पहाड़। पर्वत या फिर पहाड़ बोलते हैं, इंग्लिश में माउंटेन कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको माउंटेन कहते हैं, पर्वत या पहाड़। फिर आपको पठार, वह उच्च भूमि, भूमि तो उच्च रहेगा लेकिन जिसका चोटी जो है, शिखर जो है, क्या रहेगा? सपाट रहेगा। क्या रहेगा? सपाट रहेगा, यानी कि चौड़ा रहेगा, फ्लैट रहेगा, उसको कहा जाता है पठार। क्या कहा जाता है? पठार। और प्लेन भूमि, समतल भूमि को मैदान कहा जाता है। समतल भूमि को क्या कहा जाता है? मैदान। और मरुस्थल का मतलब आप लोग जानबे करते हुएगा, रेगिस्तान, जहां बालू ही बालू, रेत ही रेत, वो जगह हमारा भारत का राजस्थान है। उसका कुछ क्षेत्र गुजरात में आता है, कुछ हरियाणा पंजाब में भी विस्तारित है। घाटियां का मतलब बताया ही कि पहाड़ों पर जो छोटा मोटा, जो ऊंचा ऊंचा चोटी सब रहता है, जिसको घाटी कहा जाता है। तटीय क्षेत्र जो समुद्र के किनारे वाला इलाका, ये सब के सब जमीन पे ही है। और ये जमीन का एक रूप है। जमीन का क्या है? एक रूप या कह लीजिए स्वरूप। इसी को कहा गया है, क्या कहा गया है? भूमि संसाधन का भौतिक स्वरूप। तो भौतिक स्वरूप कितने हैं टोटल? तो भूमि संसाधन के 6 भौतिक स्वरूप हैं। कौन कौन? तो पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल और तटीय मैदान या घाटियां। फिर आगे देखते हैं क्या है। देखिए, ये है आपके विभिन्न प्रकार के भौतिक स्वरूप। अभी हमने बताया ना, पहाड़ देख सकते हैं जिसका ऊंची चोटी देख रहे हैं ना, नुकीला है। इस तरीके से जिस उच्च भूमि का भाग इस तरीके से नुकीला रहेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पहाड़ कहते हैं। पहाड़ का यही पहचान है, इसका चोटी ही जो है इसका पहचान है। फिर उस प्रकार से हम बताएं पठार, पठारी इलाका ये है जो दूसरा आपका भौतिक स्वरूप है। पठार जो है ये इसका दूसरा भौतिक स्वरूप है। पहला भौतिक स्वरूप पहाड़ है, तो वह उच्च भूमि जिसका शिखर क्या हो? नुकीला हो, उसे हम क्या कहेंगे? पहाड़। पठार वह उच्च भूमि, भूमि तो उच्च रहेगा ये भी बाकी से, लेकिन उसका क्या रहेगा? ये देख रहे हैं ना, इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो टेबल के जैसा सपाट रहेगा, जैसे हमारे घर में टेबल होता है ना, उसके जैसा चौड़ा, फ्लैट। तो ये पठार का स्वरूप है। अगला है ये मैदान। इस तरीके से दूर दूर तक समतल भूमि नजर आए, खेतों की तरफ प्लेन,
उसे कहते हैं मैदानी भाग। तो तीसरा जो स्वरूप है हमारा भूमि का वह मैदान है। और उसी तरीके से चौथा रेगिस्तान, देख रहे हैं ना, रेत ही रेत, शुष्क भूमि पूरा एकदम से, जहाँ रेत ही रेत नजर आए, बड़े बड़े बालू के टीले, रेत के टीले नजर आ रहे हैं, पूरे शुष्क भूमि होता है। इसके अलावा हमारा जो भूमि का स्वरूप है अगला, जिसको आप गिन सकते हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4, ये पांचवा द्वीप है। समुद्र के बीच में या नदियों के बीच में जो होता है ये छोटा छोटा द्वीप होता है, छोटा छोटा द्वीप होता है, जिसे हम कहते हैं, जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र, छोटा छोटा भूमि का हिस्सा जो जल से चारों ओर से घिरा, उसे हम द्वीप कहते हैं। तो इस प्रकार से जो ये संरचना दिख रहा है ये भूमि का ही स्वरूप है, जो आपका ये छोटा छोटा द्वीप सब है। इसके बाद भूमि का जो अंतिम स्वरूप है, ये देख रहे हैं ना, तटीय मैदान, या इसको तटीय क्षेत्र भी बोलते हैं, जो समुद्र के किनारे बसा हुआ ये क्षेत्र है पूरा। ये जो किनारे वाला क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, तो समुद्र के तट पे जो बसा हुआ किनारा है उसे हम तटीय मैदान कहते हैं। तो इस तरीके से 6 भौतिक स्वरूप पाए जाते हैं। इसकी चर्चा क्लास 9th में भी है, आप लोग पढ़े भी होइएगा बहुत सारे लोग, ठीक ना। तो ये 6 भौतिक स्वरूप हैं। तो हमारे भूमि के ये 6 रूप पाए जाते हैं। तो भूमि संसाधन पढ़े और भूमि संसाधन के स्वरूप को पढ़े। अब देखते हैं आगे क्या है, उसी के बारे में अभी और भी चर्चा है, स्वरूप के ही बारे में। इसमें जो मैदानी भाग है वह मिट्टी के कारण कृषि और मानव बसावट के लिए अत्यंत उपयुक्त होता है। सबसे ज्यादा जो आपको लोगों की संख्या मिल जाएगी, जनसंख्या का सबसे ज्यादा घनत्व जो देखने को मिलेगा वो आपको मैदानी भाग में मिलेगा। अभी बताए ना, ये जो जमीन का ये जो तीसरा स्वरूप है, जो आपका प्लेन भूमि जो है, उस इलाके में ज्यादा लोग बसते हैं। क्यों? क्योंकि इन इलाके में आसानी से खेती किया जा सकता है, खाने की चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आने जाने में कहीं पे भी किसी तरीके की असुविधा नहीं होती है, और इसके अलावा जो है यहाँ पे और भी किसी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं होती हैं, खाने पीने की, रहने की, आवाजाही की, सब की असुविधा नहीं होती। इसलिए ज़्यादा आबादी जो है आपको मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलता है। क्वेश्चंस भी बनता है कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व तो किस क्षेत्र में होता है, तो मैदानी क्षेत्र में होता है, जहाँ प्लेन भूमि होता है, इस प्रकार के भूमि होता है। तो हम लोग जो निवास करते हैं, अधिकतर जो है बिहार की जो आबादी है वो आपके मैदानी भाग में ही निवास करते हैं। और हमारे मैदानी भाग का नाम है, बिहार के मैदानी भाग का नाम है गंगा का मैदानी भाग। ये भी आप क्लास 9th में पढ़े होइएगा, बहुत विस्तार से पढ़े ही होइएगा। चलिए अब जानते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र पशुपालन और सौर ऊर्जा के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि वहाँ पे खेती नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पे वर्षा की कमी होती है, पानी की भारी कमी होती है, जिसके कारण वहाँ का भूमि ही रेतीला हो जाता है। तो उस क्षेत्र के लोग ज्यादा या तो पशु को पालते हैं, खास करके ऊंट को, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। और वहाँ पे अधिक गर्मी होती है, धूप अधिक होती है, तो वहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। और पढ़े भी थे पिछले क्लास में कि गुजरात में जो है सौर ऊर्जा उत्पादन की भारी संभावना है, संभाव्य संसाधन के अंतर्गत पढ़े भी थे। तो इस प्रकार से ये सभी जो है भौतिक स्वरूप भूमि संसाधन का भाग है। कितने भौतिक स्वरूप बताएं, तो 6 भौतिक स्वरूप। 6 भौतिक स्वरूप हैं हमारे पृथ्वी के, यानी कि 6 भौतिक रूप है, स्वरूप कह लीजिए या फिर रूप कह लीजिए। क्या क्या? पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप, और छठा पढ़े तटीय मैदान। तो ये था भूमि के बारे में आपके कुछ बेसिक बातें। अब आ जाते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, मृदा। मृदा मतलब क्या? मृदा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। मृदा को ही क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। मृदा को ही हम लोग मिट्टी बोलते हैं। ठीक, मृदा लिखा रहे या फिर मिट्टी लिखा रहे, तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मृदा और मिट्टी किसे कहेंगे? तो मिट्टी का परिभाषा है भूमि के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले जो पतले परत हैं उसे हम मृदा कहते हैं या मिट्टी कहते हैं। साधारण सा परिभाषा है, याद रख सकते हैं। या पृथ्वी के या भूपट्टी के सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। कितना सिंपल परिभाषा है। मृदा क्या है? तो मिट्टी का परिभाषा या मृदा का परिभाषा यही है कि भूमि के या भूपटल के या पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। देखिए आपके बुक में भी यहाँ बुक कहते हैं लिखा है यही चीज, और यहाँ भी है यही चीज। मृदा पृथ्वी के ऊपरी परत को कहते हैं जो चट्टानों के
अपक्षय और जैविक पदार्थों के अपघटन से बनती है। ये मिट्टी बनती कैसे? तो मिट्टी का निर्माण, मृदा निर्माण बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसमें कम से कम 100 वर्ष लगते हैं, अधिकतर जितना लग जाए 1000 वर्ष भी लग सकते हैं मिट्टी निर्माण में। और ये सतत होने वाली प्रक्रिया है, लगातार होने वाली प्रक्रिया है। लेकिन ये होता कैसे है? तो मिट्टी का निर्माण बड़े बड़े चट्टानों से होता है। जब बड़े बड़े चट्टान टूटते हैं तो वह छोटे चट्टानों में कन्वर्ट होते हैं, फिर छोटे चट्टान क्या होते हैं और छोटे चट्टानों में टूटते हैं, फिर वही फिर अपक्षय होकर के, अपघटित होकर के, यानी कि वो टूट टूट करके क्या होते हैं और छोटे पदार्थों में वे टूटते हैं। लेकिन किसके कारण? तो वह जैविक पदार्थों के अपघटन से टूटता है। जो जीवित प्राणी जो मरते हैं, खत्म होते हैं, उनके जो अवशेष सड़ते गलते हैं, अपघटन मतलब क्या? सड़ना गलना, फिर वही मिल करके मृदा निर्माण करते हैं। यानी चट्टान टूटते हैं, चट्टान पर बहुत सारे जैविक पदार्थ जाकर के मिल जाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे भी एक जीवित प्राणी है, वो भी जब उनका शरीर खत्म होता है या कोई जीवित प्राणी का शरीर खत्म होता है तो जाकर के उसका जो अवशेष है उस चट्टानों के साथ वो भी सड़ गल जाता है और वो चट्टान के साथ टूट टूट करके उसमें मिल करके मिट्टी का निर्माण करते हैं। इसमें खनिज कण, जल, वायु और ह्यूमस पाए जाते हैं। मिट्टी जो बनता है उसमें क्या होता है? खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके कारण ही तो पेड़ पौधा फिर उसमें उगते हैं, उसका पोषण होता है। मिट्टी के कणों में फिर जल भी रहता है, वायु भी रहता है और ह्यूमस। ह्यूमस एक प्रकार का पदार्थ है जो पौधे को क्या करता है? उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। समझ के बात? मृदा पौधों की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। मिट्टी में ही सभी पौधे क्या होते हैं? वृद्धि करते हैं और कृषि का आधार माना जाता है। अगर मिट्टी नहीं होगा तो खेती कहाँ पे होगा? कृषि का कार्य कहाँ पे होगा? इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की मृदाएं विभिन्न फसलों के लिए उपयुक्त होती हैं। हम आगे पढ़ेंगे मिट्टी के प्रकार। अलग अलग प्रकार की मिट्टी, अलग अलग प्रकार की मृदाएं अलग अलग फसलों को उगाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक, फिर है मृदा का निर्माण बहुत धीमी प्रक्रिया है। बताए ना, कम से कम मिट्टी को बनने में 1000 वर्ष लगते हैं। ठीक, और 1000 वर्ष नहीं, बहुत कम लगता है तो 100 वर्ष लगते हैं, अधिकतम 1000 वर्ष तक लग सकते, उससे भी ज्यादा लग सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े चट्टान महीन कणों में टूटते हैं। ये कैसे टूटते हैं ये अभी हम जस्ट समझेंगे आगे के स्लाइड में, इसलिए इसका संरक्षण आवश्यक है। तो आप देख सकते हैं अभी की मृदा निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है और मिट्टी हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर मिट्टी नहीं रहेगा तो हम लोग का जो है फसल कैसे उगेगा, फिर हम लोग को भोजन कैसे प्राप्त होगा। और विभिन्न जीव जंतु के लिए भी ये उपयोगी है, आश्रय स्थल के रूप में काम करते हैं। तो मिट्टी बनते कैसे हैं, मिट्टी है क्या, इस प्रक्रिया को और यहाँ पे हम अच्छा से समझते हैं। तो मिट्टी निर्माण के कारक, मिट्टी निर्माण में कौन कौन से सहयोगी है, कारक है, किसके कारण मिट्टी बनता है। तो मिट्टी बनने के 4-5 कारण है, जिसमें सबसे पहले है मूल चट्टान। मूल चट्टान मतलब जो मेन चट्टान है, मेन चट्टान जिससे क्या होता है, मिट्टी बनता है। तो बड़े बड़े जो चट्टान है पत्थरों पहाड़ों के ऊपर, वो चट्टान क्या होता है, छोटे छोटे चट्टानों में टूटता है। कह रहा है मृदा निर्माण की प्रक्रिया निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, जो नीचे दिया जा रहा है। जिस चट्टान से मृदा बनती है वह मृदा के रंग, बनावट और खनिजों को निर्धारित करती है। यानी पहाड़ों के जो बड़े बड़े चट्टान हैं वह टूट के गिरते हैं, वह टूटते हैं कैसे, तो उस पर जब धूप, गर्मी, बरसात पड़ता है तो वो कमजोर होता है, फिर वो टूटता है और फिर जाकर के उसी चट्टान के आधार पर, कौन से चट्टान टूटा है उसके आधार पर मृदा का रंग निर्धारित होता है, उसका बनावट निर्धारित होता है। दूसरा है जलवायु। जलवायु के कारण क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, जिससे तापमान और वर्षा चट्टानों के अपक्षय की गति को प्रभावित करता है। यानी कि जलवायु, जो मौसम के ही औसत मान को जलवायु कहा जाता है। एक प्रकार से आप मौसम समझ सकते हैं। यहाँ पे मौसम के कारण ही क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। क्योंकि ये चट्टान पर जब ये तापमान पड़ता है, वर्षा पड़ता है तो चट्टान टूटता है। अपक्षय होने का मतलब ये टूटता है, कमजोर होता है, छोटे छोटे कणों में टूटता है, तब जाकर के मिट्टी बनता है। तो दूसरा कारण है वनस्पति। वनस्पति मतलब
पेड़ पौधे, छोटे बड़े पेड़ पौधे जो पृथ्वी पर है, और जीव, यानी पेड़ पौधे के पत्ते जब टूट के गिरते हैं या पेड़ पौधे ही खुद खत्म होते हैं, नष्ट होते हैं, और फिर जो जीव जंतु है, जो जीवित प्राणी है, वो मरते हैं, तो उनके शरीर जब सड़ गल करके इसमें मिलते हैं, पौधे और जीवों के अवशेष अवशेष जब वो मर जाते हैं तब उसका अवशेष बनता है, ह्यूमस बनाते हैं। अभी बोले ना पीछे, ह्यूमस जो एक प्रकार का उपजाऊ क्षमता बढ़ाता है मिट्टी में। तो वो जो सड़ गल करके जब अक्षय होकर के जब मिलते हैं उस चट्टान में, तो फिर वह चट्टान और भी महीन कणों में टूटता है। अब है स्थलाकृति, यानी कि जमीन की आकृति, ढाल और ऊंचाई, जो कहीं पे ढलान ज़्यादा होता है, स्लोप ज़्यादा होता है, कहीं पे ऊंचाई, ये सब भी जो है मिट्टी निर्माण में बहुत योगदान देता है। मृदा की मोटाई और कटाव को प्रभावित करती है। इनसे भी क्या होता है, इससे भी आपका क्या होता है, मिट्टी निर्माण में मदद मिलता है। और लास्ट जो है आपका समय, ये बहुत बड़ा योगदान देता है कि मिट्टी निर्माण में समय लगता है। मिट्टी निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है, इसलिए समय का बड़ा ही महत्व होता है। समय का ही क्या होता है, बड़ा महत्व होता है, इसमें समय लगता है, तब जा करके मिट्टी बनता है। तो समझ सकते हैं कि मिट्टी निर्माण होने में कितना जो है समय लगता है और ये कितना धीमा प्रक्रिया है। आप तो आपको याद रखना है कि मिट्टी निर्माण के कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपके क्या हो गए, हाँ यहाँ आप अच्छा से समझते हैं मिट्टी निर्माण में कौन कौन सा चीज है सहायक। तो सबसे पहले आपका है मूल चट्टान, जिसको हम लोग सैल भी बोलते हैं। मूल चट्टान पर क्या होता है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर बड़ा बड़ा पहाड़ का चट्टान है, इस पर धूप पड़ रहा है, इस पर वर्षा का जल पड़ रहा है, इसमें हवा लग रही है, और ये फिर छोटे छोटे बड़े बड़े चट्टान देख रहे हैं ना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहे हैं, और फिर अपघटन होता है। इस पर जब धूप, गर्मी, वर्षा पड़ता है, मौसम का प्रभाव पड़ता है, तो इस तरीके से छोटे छोटे चट्टानों में टूटता है। फिर इसी पर बहुत सारे जीवाणु, कवक, पेड़ पौधे, जो जीव जंतु मरते हैं, उसका अवशेष इसमें मिक्स होता है, जो कि कार्बनिक पदार्थ के रूप में इस पे जाके जमता है, और फिर ये और भी महीन कणों में टूटता चला जाता है। बड़े चट्टान इस तरीके से छोटे में टूटे, फिर इस पर वही प्रक्रिया रिपीट होता रहता है। धूप, गर्मी, वर्षा, हवा इस पे पड़ता है, मौसम का प्रभाव, जीव जंतु जब मरते हैं तो उनका अवशेष इसमें मिक्स होता है, और तब जाकर के बहुत ये और महीन कणों में टूटता है, तब जाकर के ये मिट्टी का निर्माण होता है, कार्बनिक पदार्थ बनता है, और इसमें फिर जीव जंतु जब मर जाते तो उससे ह्यूमस भी इसमें मिक्स होता चला जाता है, और लास्ट में जाकर के मिट्टी एक परिपक्व मृदा के रूप में, एक अच्छे मिट्टी के रूप में इसका निर्माण होता है। इस तरीके से एक अच्छे मिट्टी के रूप में, यहाँ पे परिपक्व मृदा के रूप में इनका निर्माण होता है। तो ये स्टेप है, सबसे पहले मूल चट्टान टूटता है, ठीक, जो खनिज का रूप है एक, फिर जल, वायु, हवा, और पांचवा जो है आपका, पांचवा जो हो जाएगा आपका समय, क्या हो जाएगा, इसमें समय भी लगता है। ये पांच जो है कारण मिल करके जो है आपका क्या करते हैं, चट्टान का निर्माण करते हैं, और इसके पूरे प्रक्रिया में हजारों वर्ष का समय लगता है, तब जाकर के एक मूल शैल जो है आपके मिट्टी का निर्माण कर पाते हैं। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होइएगा कि मिट्टी निर्माण होता कैसे है। तो मिट्टी का निर्माण बड़े चट्टान से होता है। चट्टान पर जब धूप, गर्मी, वर्षा पड़ती है तो वो अक्षय होता है, यानी अक्षय मतलब वो छोटे छोटे कणों में टूटता है, कमजोर होता है। फिर जब उस पर जीव जंतु जो है उनके अवशेष मिक्स होते हैं तो उसमें ह्यूमस बनता है और तब जा करके वो फिर उस पर वो प्रक्रिया चलता रहता है धीमे धीमे, और वो छोटे छोटे कणों में टूटता रहता है, और फिर वो लास्ट में एक महीन पिसा हुआ कण बन जाता है, जिसको हम लोग मिट्टी बोलते हैं, जिसका उपयोग हम लोग अपने आसपास के कामों में करते हैं, खेती करने में करते हैं, घर में भी बहुत सारे कामों में हम मिट्टी को करते हैं उपयोग। तो इस प्रकार से मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया को हमने समझा। आगे समझते हैं। अब है आपके बुक में मृदा के प्रकार, मिट्टी के प्रकार। भारत में मृदा के प्रकार, वितरण और फसल उत्पादन। हम बोले ना अलग अलग प्रकार के मृदा होते हैं, और अलग अलग प्रकार के मृदा अलग अलग फसल के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो भारत में भौगोलिक विविधता, भौगोलिक विविधता मतलब क्या, यहाँ के जो जमीन का बनावट है, यहाँ के जो भूगोल के बनावट है, यानी कि यहाँ के जो पहाड़, पठार, मैदान, इन सब का जो बनावट है वो बहुत ही डिफरेंट है, विभिन्न प्रकार के हैं, जिसके कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। प्रत्येक मृदा विशेष प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त
होती है। जितने भी प्रकार के यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है सब अलग अलग प्रकार के फसलों के उत्पादन के लिए उपयोगी होता है। उनका वितरण और उनमें होने वाली फसल उपज इस प्रकार से है। तो अब हम आगे अलग अलग प्रकार के मिट्टी को पढ़ते हैं और फिर उनमें उगने वाले फसल को भी पढ़ेंगे। इससे बहुत ही क्वेश्चन सब आते हैं एग्जाम में, वो आपको करवाएंगे चैप्टर के लास्ट में। पहले तो हम कवर कर ले। देखिए अब प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। देखिए भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। तो भारत में टोटल 6 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। ये बहुत ही विविधताएं हैं। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हमारा है जलोढ़ मृदा। क्या है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा किसको कहेंगे? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को हम लोग क्या कहेंगे? जलोढ़ मृदा। नदियों के द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी को क्या कहेंगे? जलोढ़ मृदा। नदी जहां से बहती है तो अपने साथ बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों को बहा करके लाती है। पहाड़ से जब नदियां निकलती हैं समुद्र तक जाती इस क्रम में अपने अगल बगल के बहुत सारी चीजों को बहा के लाती है अपने साथ। उसके साथ मिट्टी भी बहा के लाती है और जहां से वो गुजरती है वहां जाके वो मिट्टी का निक्षेप कर देती है, यानी उसको फैला देती है और वही मिट्टी बन जाता है जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ मिट्टी है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा है तो जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, खादर और बांगर। खादर और बांगर। आगे पढ़ाएंगे इसके प्रकार को और डिटेल से। ये दूसरा जो आप देख पा रहे हैं यहाँ देख रहे हैं नदी बह रही है और इसके आसपास जो मिट्टी का निक्षेप हुआ है, ये जो मिट्टी बना है जिस पे ये फसल सब किसान उगा रहे हैं, ये सब जलोढ़ मृदा है क्योंकि नदी के द्वारा ये बहाकर लाई जाती है। इसके बाद ये जो देख रहे हैं आप लोग काली काली, इसका नाम ही है काली मृदा। इसको कहते हैं, दूसरा नाम है रेगूर मृदा। काली मृदा या रेगूर मृदा। और इसे कहा जाता है कपासी मृदा भी। क्या कहा जाता है? कपासी मृदा, क्योंकि ये कपास उगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी है। दूसरा है तुम्हारा लाल मिट्टी या इसी को कहते हैं पीली मिट्टी। ये आपके चट्टानों के जो पठार पे जो लाल कलर के चट्टान है उनके घिसने से, उनके निच्छालन मतलब छिलना जाना। हम लोग भी कभी नहीं देखते हैं दौड़ते रहते, गिरते रहते, भागते रहते, या कभी धोखा से भी गिर जाते तो छिला जाता है। चमड़ा जो है ऊपर वाला क्या हो जाता है? छिला जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो पठार आप देख रहे हैं या पहाड़, इन पर जब धूप गर्मी वर्षा पड़ता है तो ये ऊपर का परत कमजोर होता है और फिर वह छिला जाता है, निच्छालित हो जाता है और वे खिसक करके और महीन कणों में बदलकर मिट्टी बना लेते हैं और उस मिट्टी को बोलते हैं लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है, लौह कण पाए जाते हैं। इसी पर जब जल पड़ता है, पानी पड़ता है तो वो पीला हो जाता है। देखते हैं ना, लोहा का सामान कोई बाहर में रख देते हैं तो क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। जंग का कलर कैसा होता है? पीला पीला। फिर वो थोड़ा समय बाद भूरा जैसा लगने लगता है, लाल जैसा। वैसे ही ये मिट्टी में लौह के कण पाए जाते हैं, लोहा के कण पाए जाते हैं, जिसके कारण ये लाल रहता है, फिर पानी पड़ता है तो पीला में बदल जाता है। अब है अगला चौथा लेटेराइट मृदा। ये भी पहाड़ों पर ढलान वाले इलाकों में ही पाया जाता है। ठीक, इनका भी ईंट जैसा कलर होता है जिसे लेटेराइट मृदा कहते हैं। ये आपको खास करके जो है पठारी इलाके में, जहाँ पठार है वहाँ देखने को मिलता है। और है 5वां प्रकार के जो मिट्टी है मरुस्थलीय मृदा। देख सकते हैं ये रेत के बड़े बड़े टीले जो हैं, जो आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। 5वां प्रकार के मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी या मरुस्थलीय मृदा। और 6ठा जो है आपका पर्वतीय मृदा है। क्या है? पर्वतीय मृदा। पहाड़ों के ऊपर जो मिट्टी पाया जाता है, ठीक, जहाँ पे सीढ़ी नुमा खेत बना करके खेती किया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग पहाड़ी या पर्वतीय मृदा। नाम से ही क्लियर है, पहाड़ों पर पाए जाने वाली मृदा को पर्वतीय मृदा कहते हैं। अब देखो यहाँ पे बारी बारी से सभी मृदा के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसमें सबसे पहला है जलोढ़ मृदा। तो बताए थे कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। वही लिखा भी हुआ है, यह मृदा नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बनती है और सबसे उपजाऊ मानी जाती है। ऑब्जेक्टिव पूछ लेता आपके एग्जाम में कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, आया हुआ प्रश्न है एग्जाम में। तो सबसे उपजाऊ मिट्टी है आपका जलोढ़ मृदा। आगे है इसका विस्तार गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। जहां जहां भी नदी होगी वहां के आसपास होगा ही इस मिट्टी का निर्माण। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है, क्योंकि इस नदी के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी है
उससे जो मैदानी भाग बना है उसी के नाम पर मैदान का नाम भी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सब जगहों पे ये सब नदियां का विस्तार है, वहां पर जलोढ़ मृदा पाया जाता है। इस मृदा में धान, गेहूं, गन्ना, मक्का, जूट, दलहन की अच्छी उपज होती है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, ठीक। और इसमें हर प्रकार के मुख्य फसल धान, गेहूं, गन्ना, मक्का, जूट का उत्पादन किया जाता है। अब है दूसरा प्रकार के जो मिट्टी, वो है काली मिट्टी, जिसको रेगूर मृदा भी कहते हैं। ये भी आया हुआ बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन है कि रेगूर मृदा किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में दिया रहता है काली मिट्टी को। यह दक्कन पठार, हमारे भारत का जो दक्षिणी इलाका है, हमारे भारत का जो दक्षिण भारत है, ये इधर जो निचला वाला इलाका है, ये दक्षिण भारत के, जिसको जहाँ पे दक्कन का पठार पाया जाता है, दक्षिणी भाग के इलाके को कहते हैं दक्कन का पठार, या इसी को कहते हैं प्राद्वीपीय पठार। प्राद्वीपीय पठार, यहाँ पे जो मिट्टी पाया जाता है पठारी वाला इलाका में, उस इलाका में आता है आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, ये सब इलाका आता है और यहाँ पर पठार पाया जाता है। और दक्कन का पठार इसी का नाम है, पूरे को समूह को मिला करके कहते हैं, पाई जाती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, यानी कि पानी लंबे समय तक इस काली मृदा में टिका रहता है। और यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी किसके उपजाऊ के लिए उपयुक्त मानी जाती है? कपास के लिए, इसलिए इसका नाम है एक कपासी मृदा भी। क्या नाम है? कपासी मृदा, यानी कि इसका 3 नाम हो गया, काली मृदा, रेगुर मृदा या कपासी मृदा। क्या नाम हो गया? कपासी मृदा। ध्यान रखेंगे आप लोग अच्छा से। अब इसमें कौन कौन से फसल उगते हैं? तो इस मिट्टी में, काली मृदा में, ज्वार, बाजरा, इसकी खेती प्रमुख रूप से होती है महाराष्ट्र में। तिलहन यानी तेल जिससे प्राप्त होता है उस फसल को तिलहन कहते हैं। और गन्ना की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। तो ये काली मृदा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मृदा का जो दूसरा प्रकार पढ़े हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इससे कई सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। सबसे पहले कि कपास उत्पादन के लिए कौन सा मृदा सबसे उपयुक्त है? तो काली मृदा। रेगुर मृदा किसको कहते हैं? तो काली मृदा। इसका विस्तार किधर है? तो दक्षिण भारत में। या किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में, गुजरात में भी इसका थोड़ा बहुत विस्तार है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में, हाँ, 3 राज्यों में मुख्य रूप से इनका विस्तार है। चौथा तेलंगाना भी है। अगला मृदा की तरफ हम बढ़ते हैं। 6 प्रकार की मृदा है। तीसरा है हमारा लाल मृदा, इसी को पीली मृदा भी बताए थे अभी पीछे। यह मृदा दक्षिण और पूर्वी भारत के दक्षिण में और पूर्वी भारत के पूर्व हिस्से में पाया जाता है, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे पहाड़ों से छील करके इनका निर्माण होता है। इनमें धान, रागी जानते हैं? रागी हमारे इधर मड़ुआ बोलते हैं। मड़ुआ या रागी उसको कहते हैं। ज्वार, बाजरा, मूंगफली और दालों की खेती की जाती है लाल मिट्टी में। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के मृदा हमने अभी तक जाना, 3 और बाकी है। तो हम लोग फिलहाल के लिए रखते हैं इतना ही। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, ठीक ना, इसके बारे में। आप लोगों को उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में अगले जो मृदा के प्रकार है और भी जो इससे इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, ठीक ना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।